हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 8 यानी कि क्लास 6, 7 और 8 का फ्रेंड्स जो ज्योग्राफी का बुक है उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इससे पहले मैंने आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 6 टू 8 का हिस्ट्री मैंने आपको कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स चलिए अब सेशन हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जी हाँ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 6, 7 और 8 यानी कि क्लास 6 टू 8 का जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का जो बुक है उसके सारे एमसीक्यू को हम लोग चैप्टर वाइज आज एक ही सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के कक्षा 6, 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज एमसीक्यूज यानी कि भूगोल ज्योग्राफी, ठीक है ना। और देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू है उसको कवर करेंगे, फिर साथ ही में हम लोग क्लास 6 का एससीईआरटी का ज्योग्राफी का बुक का एमसीक्यू कवर करेंगे। उसी प्रकार से फिर क्लास 7 का हम लोग एनसीईआरटी का पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद एससीईआरटी का, और फिर क्लास 8 का एनसीईआरटी पहले, फिर हम लोग एससीईआरटी को उसके बाद में। एक साथ मैं आपको क्लास 6 का एनसीईआरटी एससीईआरटी करवा दूंगा, फिर क्लास 7 का एनसीईआरटी एससीईआरटी करवा दूंगा, फिर क्लास 8 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी करवा दूंगा। जैसे कल हमने जो हिस्ट्री कवर किया हुआ था एनसीईआरटी एससीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 टू 8 का, उसी प्रकार से कवर करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है ना हिस्ट्री वाला सेशन तो उसको देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कक्षा 6 लिखा गया है, भूगोल पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है ना। पहला अध्याय देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसीलिए इसको धैर्यपूर्वक देखिएगा। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। सौरमंडल में पृथ्वी, पहला प्रश्न है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है। क्रम याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण यानी कि नेपच्यून। ये आपका सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम हो गया, ठीक है ना। आकार के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध ग्रह है, ठीक है। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह जो है ये पृथ्वी है और सबसे कम घनत्व शनि का है। ये सब फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है ये किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, चलिए बताइएगा। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह जो है ना फ्रेंड्स, ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, सांझ का तारा, भोर का तारा, इन सब के नाम से किसको जाना जाता है, शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, और इसको पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उत्तर, ठीक है ना। उत्तर याद रखिएगा, उत्तरी तारा को ध्रुव तारा भी कहा जाता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ से कौन सा सही है ये आपको चुन करके बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़िएगा कि ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लाटेनाई से आया है जिसका अर्थ होता है घुमक्कड़।
तो देखिए प्लेनेटाई से आया है, बिल्कुल सही है। ग्रीक शब्द जो है प्लेनेटाई, इसी से ग्रह आया है, जिसका अर्थ घुमक्कड़ यानी कि आसपास घूमने वाला होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं, बिल्कुल ये भी करेक्ट दिया गया है कि बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये छल्ले जो हैं विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने हुए पट्टियाँ होते हैं। तो ये भी सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट सही है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 3 में 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है ना, और उसके बाद नीचे देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मैं छोटा कर देता हूँ कि उपरोक्त में से कौन सा सौर मंडल का भाग है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल का भाग कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। कई तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है। और जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर आपके सौरमंडल के भाग हैं। ठीक है ना, सूर्य 8 ग्रह, चलिए सूर्य ग्रह 8 हैं, ये 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड के रूप में जानते हैं, ये सब सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और सूर्य जो होता है ये सौरमंडल के केंद्र में होता है सूर्य, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब दूसरा चैप्टर आ गया फ्रेंड्स कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। देखिए कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान, तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। क्लियर। कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन से उंगली पर काउंट करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का मानक याम्योत्तर है, भारत का मानक याम्योत्तर है, चलिए बताएंगे। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। और यह इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और यह समय ग्रीनविच की जो मीन टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे है। क्लियर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, कर्क वृत्त जो है यह उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है ना। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्त को क्या कहते हैं, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। और देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त देशांतर को समानांतर कहलाते हैं, बिल्कुल ये सही दिया गया है। और देखिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, ब्राजील में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, ये भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा कौन सा सही हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भारत का GMT से 5.5 घंटा का, यानी कि 5 घंटे 3 मिनट आगे है। बिल्कुल जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे है। रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। और पृथ्वी के प्रत्येक 1 घंटे के बीच 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को 1 घंटे के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र इस प्रकार 15 डिग्री देशांतर को तय करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला हमारा चैप्टर आ गया पृथ्वी की गतियाँ। देखिए किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं,
किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिन और रात बराबर होते हैं कब? तो देखिए फ्रेंड्स, दिन और रात जो हैं ये बराबर कब होते हैं, तो कब होते हैं, राइट आंसर बता दीजिए पहले। देखिए यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और इनको क्रमशः क्या कहा जाता है, 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है, 23 सितंबर को शरद विषु, और 21 मार्च को क्या कहा जाता है, वसंत विषु कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो एक और दो दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की जो गति है उसको क्या कहा जाता है, उसको परिभ्रमण कहा जाता है, उसको वार्षिक गति कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, वार्षिक गति कहा जाता है। और एक आपका कौन सा है, एक आपका रिवॉल्यूशन है, क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स, उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। ये तो रिवॉल्यूशन परिभ्रमण कहलाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, दैनिक गति, ठीक है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिससे पृथ्वी का घूर्णन या घूर्णन कहा जाता है, या रोटेशन कहते हैं, और इसी के कारण दिन और रात होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार से, तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। चलिए, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो एक चक्कर जो है यह 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम तक 180 डिग्री देशांतर पार करता है, बताइए। तो देखिए एक दिन का नुकसान होता है, एक दिन का नुकसान जब वह पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम तक 180 डिग्री देशांतर को पार करता है। और एक दिन का लाभ कब होता है, जब पश्चिम से पूर्व की ओर 180 डिग्री पार करता है। तो यहाँ पर नुकसान होगा इसका, ठीक है ना। और लाभ कब होगा, जब पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और यहाँ से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। चलिए पढ़ेंगे और आंसर आप कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा कि सूर्य चारों ओर चक्कर लगाने में अभी मैंने आपको बताया 365.1/4 दिन लगता है। और पृथ्वी की धुरी जो कि एक काल्पनिक रेखा अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक और दो दोनों यहाँ पर सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और फिर से यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है नीचे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सभी को पढ़ लीजिएगा एक बार, चलिए पढ़िए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है, बिल्कुल सही है, सीधे कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है और परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक गर्मी प्राप्त होती है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए आर्कटिक वृत्त के आगे की जगह लगभग 6 महीने तक लगातार दिन के उजाले का अनुभव करती हैं, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। और देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर क्षेत्रों में गर्मी है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। और यहाँ पर देखिए इन जगहों पर सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, गलत दिया गया है, ठीक है ना। आपका 21 जून को बड़ा दिन होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना। चलिए सबसे लंबा रात होता है, दिन होता है, और छोटी रात होती है, तो ये इसीलिए गलत दे दिया गया है। तो यहाँ पर हमने बताया 1, 2, 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की स्थिति जिसे शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है, शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। शीतकालीन संक्रांति किसको कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताइए। देखिए 22 दिसंबर होगा इसका आंसर। 22 दिसंबर के दिन सूर्य जो है ये मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून के दिन होता है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून के दिन, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए अब अगला चैप्टर आ गया, चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है। चुंबकीय सुई की दिशा जो है ये हमेशा होती है आपका उत्तर दक्षिण दिशा में। किस दिशा में होती है, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, ठीक है ना। चुंबकीय कंपास में एक चुंबकीय सुई जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। चलिए एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है,
इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको खाका कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसको क्या कहा जाता है, इसको खाका कहा जाता है। निम्न में से क्या मानचित्र का घटक है? तो मानचित्र का घटक दिशा, दूरी और प्रतीक होता है। तो दिशा, दूरी और चिन्ह दिया गया, उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वृक्षों के वितरण को दिखलाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? वृक्षों के वितरण को दिखलाने वाले, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है थीमेटिक मानचित्र। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है ना, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और देखिए, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क, वर्षा, वन, ये सब। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे इसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। देखिए, सड़क के नक्शे, वर्षा के नक्शे, जंगलों के वितरण को दर्शाने वाले नक्शे, उद्योग इत्यादि, ये विषयगत मानचित्र के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है ना, और मानचित्र के 3 घटक मैंने आपको बता ही दिए, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, अगर और भौतिक मानचित्र के बारे में जान लीजिए। देखिए, भौतिक मानचित्र जो होता है ना, ये पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। और एक राजनीतिक मानचित्र है जो विश्व महाद्वीपों और प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के राजनीतिक विभाजन या मानव निर्मित सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और राइट आंसर चुन करके बताना। अब यहाँ से आप देख लीजिएगा, नक्शे के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो ये आपका सही दिया गया है। ठीक है ना, ये आपका सही दिया गया है। और देखिए, विशिष्ट सूचनाओं जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र पर ध्यान केंद्रित करने वाला मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, नहीं, इनको भौतिक मानचित्र कहा जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पर केवल 2 राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इस पर विचार करना है और उपरोक्त में से कौन सा कार्डिनल पॉइंट है, कौन सा इसमें से कार्डिनल पॉइंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 प्रमुख दिशाएं हैं, उन्हें कार्डिनल पॉइंट कहा जाता है। तो उत्तर और दक्षिण दिया गया है, यानी कि 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अन्य 4 मध्यवर्ती दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, तो ये कार्डिनल 4 हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो 3 और 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्थान और रंग यानी कि पारंपरिक प्रतीक। अब देखिए, पर्वत को किस रंग से दर्शाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पर्वत पहाड़ के लिए भूरा रंग, पठार के लिए पीला रंग, मैदान के लिए हरा रंग का उपयोग किया जाता है, और जल निकाय को दर्शाने के लिए नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, राइट आंसर इसका आपका केवल 3 हो जाएगा। हरा रंग मैदान के लिए दर्शाया जाता है। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगला चैप्टर आ गया हमारा कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के जिस ठोस भाग पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के जिस ठोस भाग पर रहते हैं हम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। भूमंडल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसको कि हम लोग जलमंडल कहते हैं। गैसों की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये आपका अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका जहाँ से आपकी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में ही बहती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। विश्व की पहली महिला कौन थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तेबई थी। ठीक है ना, जुंको तेबई एक जापानी पर्वतारोही है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए कि अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के किस अक्षर के समान है? तो अटलांटिक महासागर जो है ना, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। और अटलांटिक महासागर की आकार अंग्रेजी के एस आकार के जैसा है। ठीक है ना, और प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो इसका आकार लगभग त्रिकोणीय है प्रशांत महासागर का। चलो, उसके बाद देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है?
तो आप एग्जैक्ट याद रखिएगा 8,848 8,848.86 मीटर। ठीक है ना, ये आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, 8,848.86 मीटर अब आपको एग्जैक्ट याद रखना है। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उसी प्रकार से यहाँ पर सही आंसर आपको इसमें से चुन करके बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्थल मंडल में पृथ्वी की परत की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें शामिल हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला स्टेटमेंट पढ़िएगा। यहाँ पर ये आपका बिल्कुल जो है करेक्ट दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा कि समुद्र जल का स्तर सभी जगह समान रूप से होता है, तो ये भी आपका सही है। और भूमि की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, जिससे एक रूप में लिया जाता है। नहीं, ये ऊंचाई जो होती है ना अलग अलग होती है, पहाड़ों की ऊंचाई से अलग होती है, फिर किसी, तो ये अलग अलग होती है, तो एक रूप से ये गलत दिया गया है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही दिया गया है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महासागर एस आकार का है। तो एस आकार का जो है कौन सा महासागर है फ्रेंड्स, अभी हमने कवर किया था इसको, तो ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा एकमात्र महासागर किसी देश के नाम पर है, तो किसी देश के नाम पर है, एकमात्र हिंद महासागर है जो कि आपके भारत देश के नाम पर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार करें और राइट आंसर यहाँ से आपको बताने हैं। चलिए एक एक करके सभी स्टेटमेंट को फ्रेंड्स अब पढ़िए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि वायुमंडल की लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल लगभग 600 किलोमीटर, जी नहीं, 1000 से भी अधिक ऊंचाई पर यह फैला हुआ है। तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। संरचना, तापमान और अन्य गुणों के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से ये 5 परत हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो ये आपका सही दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया। पहला प्रश्न पढ़िएगा कि वह स्थलीय भाग जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है क्या कहलाती हैं। फ्रेंड्स इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पहाड़ी। ठीक है ना, इनको पहाड़ी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पहाड़ी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पर्वत का प्रकार है? इसमें से देखिए पर्वत का प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो पर्वत के प्रकार इसमें से कौन से हैं? तो आपके बलित, ब्लॉक फॉरेस्ट और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है ना, ब्रह्मोत्सव और बलित और ज्वालामुखी, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बलित पर्वत का उदाहरण बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, बलित पर्वत का तो हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी एंडीज, ये सब बलित पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए पृथ्वी की भूपरपट्टी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुर तत्व पूछा गया है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन, लेकिन दूसरा जो पूछा गया है तो ये सिलिकॉन होगा। चलिए पठारों में किसकी प्रचुरता होती है? पठारों में किसकी प्रचुरता होती है? तो पठार खनिज भंडार से समृद्ध होते हैं। ठीक है ना, लावा पठार, काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ और खेती के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका खनिज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ क्या कहलाती हैं? तो इन नदियों को क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। ठीक है ना, इनको हिमानी कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा इसमें से सही कौन सा दिया गया है। तो हिमालय पर्वत और आल्प्स युवा बलित पर्वत के यंग फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल सही है। भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत क्रम में से एक है, ये भी सही दिया गया है। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका में आल्पेशियन और रूस में यूराल पर्वत बहुत पुराने बलित पर्वत है, ये भी आपका सही दिया गया है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है, तो उपरिक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो है ये तंजानिया में है, और जापान में माउंट फ्यूजियामा है, ये उदाहरण किसके हैं? तो देखिए किलिमंजारो और फ्यूजियामा जो हैं ये आपके ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार है। कौन सा है? ये तिब्बत का पठार हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको ध्यान रखना होगा आपको। चलिए उसके बाद आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल जो है ये कितना वर्ग किलोमीटर है? तो आप याद रखिएगा 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका 32.8 लाख हो जाएगा ना लगभग। चलिए कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? कौन सी जल संधि? और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए तो ये पाक जल संधि है जो कि आपको भारत और श्रीलंका को अलग करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको क्या कहा जाता है बताइए। तो फ्रेंड्स इनको प्रवाल और पॉलिप कहा जाता है। तो एक और दो दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को, तो फ्रेंड्स इसको शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, देखिए स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है क्या कहलाता है? नदी के मुहाने पर जो बनता है वो आपका डेल्टा बनता है। ठीक है ना, डेल्टा बनता है। और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं ये इनमें से ज़्यादातर नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी है, नर्मदा और ताप्ती, ये आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। प्रश्न पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे। ठीक है ना, चलिए देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भूमि का एक बड़ा टुकड़ा है जो दोनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये गलत है। प्रायद्वीपीय भूमि का एक टुकड़ा है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो ये दोनों तरफ से ये गलत हो गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण का विस्तार लगभग में 3200 किलोमीटर है, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर देखिए पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा ये आपका लगभग 2900 किलोमीटर है। ये आपका ये भी सही दिया गया है। तो तीसरा और दूसरा सही है, पहला गलत था। ठीक है ना, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार आकार में त्रिकोणीय है। बताइए सही है या फिर गलत है? प्रायद्वीपीय पठार आकार में लगभग त्रिकोणीय है और इसका आकार अत्यधिक असमान है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही दिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरावली पहाड़ियों से होकर के बहती है। ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नर्मदा और ताप्ती ये आपका विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला से होकर के बहती हैं। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो अरब सागर में गिरती हैं ये सही है बिल्कुल ये नदी। ठीक है ना, और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो इसलिए 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए अब अगला चैप्टर आ गया हमारा कि दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारत के ये हवाएं बहती हैं, इनको लू कहा जाता है। चलो उसके बाद देखिए मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द को लिया गया है अरबी भाषा से। अरबी भाषा से लिया गया, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है ये। ठीक है ना, मौसम शब्द से ये बना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी स्थान की जलवायु जो है यह निर्भर किस पर करती है? तो फ्रेंड्स स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, इन सब पर निर्भर करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वर्षा जो है ये मेघालय में मौसिनराम जो है ना वहीं पर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। गुजरात के गिर वन में कैसे शेरों का निवास है? तो ये आपके एशियाई शेर पाए जाते हैं यहाँ पर गिर में। देखिए घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति। उनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक वनस्पति हो जाएंगे। चलो उसके बाद देखिएगा यहाँ से सही कथन आपको चुनना है, नीचे दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए एशियाई शेर भारत का राष्ट्रीय पशु है। शेर भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये क्या है फ्रेंड्स बता दीजिए। बाघ है मेरे ख्याल से। ठीक है, शेर थोड़ी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असम में एक सींग वाले गंडे पाए जाते हैं। बिल्कुल सही दिया गया, असम में ये पाया जाता है। और उसके बाद देखिए अगला है आपका कि जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा इसमें से मेरे ख्याल से सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद अब देखिए एनसीईआरटी तो हमने क्लास 6 का समाप्त कर दिया ज्योग्राफी का। अब इसी के साथ हम लोग एससीईआरटी बुक को कवर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब क्लास 6 हम एससीईआरटी कवर करते हैं। चलिए हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं फ्रेंड्स बताइए फटाफट सभी लोग। तो मैंने बताया था ना कि 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। कितने ग्रह हैं फ्रेंड्स? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है ना, 8 ग्रह हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि सौरमंडल परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सौरमंडल परिवार का मुखिया जो होता है ये सूर्य होता है। मुखिया तो सूर्य ही होगा ना। ठीक है ना,
तो यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। सबसे बड़ा दिन जो होता है ये आपका कब होता है, तो सबसे बड़ा दिन जो होता है ये आपका कब होता है, 21 जून के दिन होता है सबसे बड़ा दिन, ठीक है ना। कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है कब, 22 दिसंबर को। ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे ये कौन थे फ्रेंड्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है ना, जिन्होंने 1969 में चांद पर कदम रखा था, ठीक है, 1969 में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी, तो अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय स्क्वाड्रन लीडर श्री राकेश शर्मा हैं। तो यहाँ पर देखिए राकेश शर्मा दिया गया है, राकेश शर्मा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1984 में ये गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए जल डमरू मध्य जोड़ता है, जल डमरू मध्य जो है यह जोड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा 2 बड़े जल निकायों को, ठीक है ना। जल डमरू मध्य प्राकृतिक रूप से निर्मित एक संकीर्ण जल मार्ग है जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जीवन किस मंडल पर पनपता है, जीवन पनपता है किस मंडल पर, तो बताइए राइट आंसर। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पर्वत कितने प्रकार के हैं, पर्वत कितने प्रकार के हैं, तो पर्वत जो होते हैं ये मेनली 3 प्रकार के हैं, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 3 राइट आंसर हो जाएगा। किसे संसार का छत कहा जाता है, तो फ्रेंड्स तिब्बत का पठार जो है, पामीर का पठार, इसी को संसार का छत कहा जाता है, तिब्बत का पठार या फिर पामीर का पठार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको पर्वतमाला कहा जाता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि हिमालय भारत की किस भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, तो फ्रेंड्स ये पूर्वोत्तर में है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर में है, याद रखिएगा पूर्वोत्तर में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, तो दिशाएं 10 हैं, चारों दिशाएं हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उसके बाद आपका उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये सब हो गया, और 4 दिशा हो गया, और एक आपका हो जाएगा ऊपर और एक नीचे, यानी कि ऊर्ध्व और अधः, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि प्रमुख दिशाएं कितनी हैं, तो प्रमुख दिशाएं जो हैं ये मेनली 4 ही हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, सबसे अधिक गर्मी जो है ये कहाँ पर पड़ती है, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर पड़ती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है, तो फ्रेंड्स ये पड़ती है कहाँ पर, उष्ण कटिबंध, ठीक है ना, उष्ण कटिबंध, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उष्ण कटिबंध पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य की अधिकतम उष्मा भूमध्य रेखा और इसके आसपास के इलाके पर पड़ती है। चलिए कर्क रेखा है, तो कई बार मैंने आपको बता दिया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो फ्रेंड्स ये 4 मिनट का, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 4 मिनट का समय लगता है। चलिए 1 डिग्री के डिफरेंस में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रंगों के संबंध में गलत है जिसके द्वारा मानचित्र पर एक भू आकृति का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ना, हरा रंग मैदान को दर्शाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। और सिलेटी रंग जो है पहाड़, यहाँ पर देखिए पठार को क्या दर्शाता है, बताइए, तो देखिए नीला रंग तो हो गया जल मंडल को दर्शाता है, भूरा रंग पर्वत को, पीला रंग पठार को दर्शाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। और भूरा पर्वत को यहाँ पर ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना, ये भी सही दिया गया है, तो दूसरा यहाँ पर गलत है। यदि कोई नक्शा आपके सामने है तो दक्षिण दिशा खाली स्थान दिया गया दिखाई जाती है, तो दक्षिण दिशा जो है ये दिखाई जाती है आपके मानचित्र के निचले भाग में, ठीक है ना, और उत्तर ऊपर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए, तो संकेत का, दिशाओं का और मापक का, इन सब का रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कांवर झील बिहार के किस जिला में है, कांवर झील बिहार का एकमात्र जो है आपका रामसर स्थल है और यह बेगूसराय में है, ठीक है, याद रखिएगा।
बिहार के कितने भाग पर वन का विस्तार है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 7.84% भाग पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। और आपका बिहार में जो वनावरण है ये आपका 7380.79 वर्ग किलोमीटर पर है, जो कि भारत के कुल बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आपका 7.84% है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। यह भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, या किलोमीटर स्क्वायर लिख दीजिए ऐसे। चलिए, फतुहा से बढ़िया मोकामा तक को कैसा क्षेत्र कहा जाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है आपका ताल क्षेत्र या ताल क्षेत्र, ठीक है ना। तो एक और दो दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452, ये आपके जबान पर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में, आज ही मैंने आपका बिहार स्पेशल का जो पिछले बार ट्री 1 और ट्री 2 में पूछा गया था वो प्रश्न कराया है, और मैंने इस सब जनगणना से संबंधित एक अलग वीडियो में मैंने भी कराया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। ये सब पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ पर अवस्थित है। बिहार में गर्म जल कुंड जो है ये आपके राजगीर में है, ठीक है ना। राजगीर में सूर्य कुंड, नानक कुंड, ब्रह्म कुंड, ये सब है, याद रखिएगा। चलिए, जरासंध का अखाड़ा अवस्थित कहाँ पर है? जरासंध का अखाड़ा राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ककोलत एक क्या है? तो यह एक जलप्रपात है। ककोलत एक जलप्रपात है जो कि फ्रेंड्स नवादा में पड़ता है, नवादा में, ठीक है ना। कोकोलत नवादा में पड़ता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, पावापुरी जो है यहाँ पर पूछा गया है, ये मंदिर है, पावापुरी में मंदिर है। तो पावापुरी में यहाँ पर देखिए जल मंदिर है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा बिहार दर्शन का दूसरा चैप्टर है, गोलघर का निर्माण किसने कराया था? तो गोलघर का निर्माण कराया गया था मेनली अनाज भंडार करने के लिए, और जॉन गास्टी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है। 1666 में इनकी जन्म हुई थी, और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। चलिए, पत्थर की मूर्ति यक्षिणी कहाँ पर मिली थी? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दीदारगंज में, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखेंगे आप, दीदारगंज में। चलो, उसके बाद देखिए शेरशाह का मकबरा खाली स्थान दिया गया कोणीय है। शेरशाह का मकबरा अष्टकोणीय है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। चलिए, अब आ गया हमारा क्लास 7th का। उसी प्रकार से पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एससीईआरटी कवर करेंगे। तो ये एनसीईआरटी है क्लास 7th का। देखिए, पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत ठोस प्रपट्टी क्या कहलाती है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्थल मंडल। क्या होगा इसका? स्थल मंडल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल, ठीक है ना, याद रखिएगा, स्थल मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ है? वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ है? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका अदला बदली का व्यापार, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तो 4 घटक हैं। कौन कौन से? वायुमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग कितना? 78%, ठीक है ना, 78.08% याद रखेंगे आप। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताना होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसमें से क्या होगा। तो पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बनी है। बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और देखिए जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है, ये भी सही दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इस प्रकार से आपका आंसर 1 और 2 दोनों होगा।
देखिए फिर उसी प्रकार से है, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और उसको यहाँ से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का परिक्रमण अपने चारों ओर, देखिए अपने चारों ओर के वायुमंडल के थामे रखता है, तो ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वातावरण को थामे रखता है, तो ये इसीलिए गलत है, ठीक है ना। तीसरा सही है, ठीक है ना। तो पहला और तीसरा इसमें सही दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो फ्रेंड्स ये आपका 6371 किलोमीटर है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है उसको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसको कोर कहा जाता है, ठीक है ना। उसको कोर कहा जाता है आंतरिक परत को। पृथ्वी के आंतरिक परत को क्या कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक परत को कोर कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। कोर कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कोर का मुख्य रूप से, कोर जो होता है ये किसका बना होता है। कोर जो होता है ये आपका लोहा और निकेल का बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ये लोहा और निकेल का बना होता है। किसका बना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, लोहा और निकेल का बना होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के चट्टान को क्या कहते हैं। इस प्रकार के चट्टान को क्या कहा जाता है, इसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है या मैग्मेटिक चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और 3 मुख्य चट्टान प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो ये आपका अन्य अवसादी और कायांतरित हो गया आग्नेय के अलावा, तो यहाँ पर देखिए आग्नेय हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें और राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए पढ़िएगा और राइट आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड्स पृथ्वी की सतह की आंतरिक परत क्रोड है, ठीक है ना, बिल्कुल सही दिया गया। सबसे ऊपर आपका कौन सा होगा, तो भूपर पट्टी होगा यानी कि क्रस्ट, फिर आपका मेंटल और फिर आपका कोर होगा, केंद्रीय भाग। समझ में आ गया ना। देखिए यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे का बना होता है। मुख्य रूप से यह निकेल और लोहे का बना होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना, ये आपका सही दिया गया, अभी मैंने आपको बताया था ना। चलिए केंद्रीय क्रोड का तापमान और दबाव काफ़ी उच्च होता है, तो यहाँ पर देखिएगा केंद्रीय क्रोड का तापमान और दबाव काफ़ी उच्च होता है, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए एक तो आपको पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि पृथ्वी की सतह की आंतरिक परत क्रोड है। और देखिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे का बना होता है, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग नीफे कहते हैं। और उसके बाद देखिए केंद्रीय क्रोड का तापमान और दबाव काफ़ी उच्च होता है, काफ़ी उच्च होता है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त तो सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैलें कहा जाता है, बताइएगा इसमें से कौन सा सही दिया गया है। बिल्कुल सही है ये, और ग्रेनाइट बहिर्भेदी आग्नेय शैल का एक उदाहरण है। तो ग्रेनाइट जो है ना, ग्रेनाइट ये आपका, ग्रेनाइट जो है ना ये आपका आग्नेय शैल का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका इसमें से आपका हो गया, पहला सही हो गया, द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण करता है, ये आपका सही है। तो पहला और यहाँ पर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पहला और तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहला और तीसरा यहाँ पर आपका कहाँ पर दिया गया, 3 में दिया गया, पहला और तीसरा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला चैप्टर आ गया कि भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है किससे, तो फ्रेंड्स ये रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिएक्टर स्केल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिएक्टर स्केल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि नदी के मुहाने पर बनने वाले स्थल रूप जो है क्या कहलाती है। तो मुहाने पर जो बनता है उसको डेल्टा कहा जाता है। और यहाँ पर विसर्प भी देख लीजिएगा कि प्रौढ़ अवस्था में जब नदी मैदानों में प्रवाहित होती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक करता है, ठीक है ना। इसके कारण घाटी चौड़ा हो जाती है और मैदान में घाटी का ढाल बंद होने के कारण ये आपकी कलखाती हुई नदी मोड़ों का निर्माण करती हैं, और इन्हीं मोड़ों को जो है आपको विसर्प कहा जाता है, यानी कि रिवर मेंडर कहा जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि रेगिस्तान के अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक क्या है, रेगिस्तान का।
तो ये आपका पवन होता है रेगिस्तान में, ठीक है ना, रेगिस्तान का मेनली पवन है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं। वह स्थान जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं। तो जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, सभी लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसको उद्गम केंद्र कहा जाता है, ठीक है ना, जहां पर भूकंप आपका उत्पन्न होता है। और भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा रेखांकित किया जाता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहा जाता है, ठीक है ना, तो वही उद्गम केंद्र यहाँ पर आपका। और भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस और एल 3 प्रकार की तरंगें पहुँचती हैं, इससे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। अच्छा, अधिकेंद्र क्या है, एपी सेंटर। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं, पी तरंगे, ठीक है ना, यानी कि पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये आपको भी पता है, यह एंजिल जलप्रपात है, जो कि कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, ठीक है ना। अच्छा, विक्टोरिया ये आपका अफ्रीका में पड़ता है, विक्टोरिया आपका अफ्रीका में पड़ता है। और विक्टोरिया कहाँ पर, अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है ना। और नियाग्रा आपका उत्तरी अमेरिका में है। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए छठा प्रश्न है कि इसमें से दोनों को पढ़िए और राइट आंसर बता। पहले आप देखिए पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, इसीलिए आप पहले एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें से पहला जो है बिल्कुल सही दिया गया, स्थलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी के सतह पर परिवर्तन होता है, और जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि इसका जो ये गलत दिया गया है, ठीक है ना, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत दिया गया है। उनको अंतर्जनित बल कहा जाता है, बहिर्जनित नहीं कहा जाता है, तो ये आपका गलत है। तो उसके बाद देखिए जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उनको अंतर्जनित बल कहा जाता है, तो आंतरिक भाग में, ठीक है ना। तो ये वाला बिल्कुल सही दिया गया, देख लीजिए यहाँ गलत दे दिया गया है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, केवल 2। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करते हैं, बताइए सही है या फिर ये गलत है। पूछा गया कौन सा इसमें से सही है, ठीक है ना, तो ये सही है। उद्गम केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है, तो यहाँ पर जो है उद्गम केंद्र के निकटतम भाग में, तो देखिए उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका उद्गम केंद्र का गलत है, इसलिए केवल एक यहाँ पर सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा सही है। भूकंप को मापने के लिए भूकंप लेखी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ये सही दिया गया है, ठीक है ना, रिएक्टर स्केल का, रिएक्टर पैमाने का। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नियाग्रा जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, और ये नियाग्रा जो है ये गलत दिया गया, क्योंकि नियाग्रा अमेरिका और कनाडा में, उल्टा दे दिया गया, विक्टोरिया है यहाँ पर, ठीक है ना, जाम्बेजी नदी पर। तो ये दोनों के दोनों जो है स्टेटमेंट गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, न तो 1 न तो 2, ठीक है ना। चलिए, रेगिस्तानी इलाकों में पवन के निक्षेपणात्मक विशेषता के रूप में छोटी पहाड़ी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स इसको कहा जाता है बालू टीबा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। और देखिए चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होती है। ओजोन गैस जो होती है ये वायुमंडल की किस परत में मौजूद होती हैं। तो ओजोन जो होती है ये समताप मंडल में होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाइए, राइट आंसर हाँ समताप मंडल, ठीक है। और क्षोभ मंडल में जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं ये सब घटित होती हैं। चलिए उसके बाद देखिए अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये मध्य मंडल में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को खाली स्थान दिया गया के रूप में जाना जाता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आपको भूमंडलीय तापन के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना।
भूमंडलीय तापन के रूप में इसको जाना जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि पौधे के उनके उत्तरजीविता के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन है उत्तरजीविता के लिए, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित पर विचार करें, वायुमंडल की परत है और ऊंचाई दूसरी तरफ है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। चलिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 13 किलोमीटर सही दिया गया। समताप मंडल का 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला, ये तो दोनों सही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बाह्य मंडल जो होता है ना, बाह्य मंडल, अब यहाँ पर देखिए बाह्य मंडल जो होता है ये आयन मंडल इसी का एक भाग है और इसका विस्तार 800 से लेकर के 400 किलोमीटर, तो ये गलत दिया गया है। और मध्य मंडल जो है, मध्य मंडल ये वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो ये भी उल्टा दे दिया गया है, इसलिए 1 और 2 सही है इसमें से। तो राइट आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही आंसर इसमें बताना है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आयन मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है ये आपका आयन मंडल है, ये गलत दिया गया है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है यह कौन सा है, 1 मिनट देख लीजिए कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है, ठीक है ना। तो और हीलियम और हाइड्रोजन जैसे हल्की गैसें बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती हैं, ये वाला तो स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका आयन मंडल, बाह्य वायुमंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है और आयन मंडल इसी का भाग है, इसका विस्तार 800 से 400 के बीच है, ठीक है। और इसका रेडियो प्रसारण में इससे मदद मिलता है, इस चीज़ को आप जानते भी हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो होती है ना ये आपकी बहिर्मंडल है, तो ये वाला इसीलिए गलत है, ठीक है। तो इसमें केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पे देखिए 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल जो है आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। और उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ये आपका गलत दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही दिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 में दे रखा है, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि कौन सी प्रक्रिया जिसके माध्यम से पानी लगातार अपना रूप बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है जल चक्र, ठीक है ना, जल चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल चक्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, 22 मार्च याद रखिएगा, और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसको ज्वार भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वार भाटा। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण मेनली ये आता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहत ज्वार किन दिनों में आते हैं। बृहत ज्वार जो है कब आता है। तो देखिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी और इन्हें ऊंचा ज्वार कहा जाता है, और ये महीने में 2 बार आती है, और एक पूर्णिमा की अवधि के दौरान और दूसरा अमावस्या के दौरान। तो यहाँ पर आपका पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन। चलिए गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स ये भूमध्य रेखा के, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है और पढ़ना है और सही स्टेटमेंट आपको इसमें से बताना है, ठीक है ना। चलिए पढ़िए, इसमें से राइट आंसर आप बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और प्रसारित होता है वह जलवाष्प कहलाता है, नहीं जल चक्र कहलाता है, ठीक है ना। तो ये गलत है और ये वाला सही दिया गया है। थलशाला छोटे घर के पौधे को रखने की कृत्रिम अहाता होता है, बिल्कुल ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, सही पूछा गया तो केवल 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित पर विचार करें और उपरोक्त गतियों में से किसका परिणाम सुनामी हो सकता है। यह आपको बताना है किसका परिणाम सुनामी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए भूकंप का, ज्वालामुखी उद्गार का और जल के नीचे भूस्खलन का, ये आपका तीनों हो सकता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, बिल्कुल यहाँ पर ये जो दिया गया आपका सही दिया गया है ना, अभी मैंने बताया था। और सूर्य चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है ज्वार भाटा, तो दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया। तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला पढ़िए और राइट आंसर बताइए। यहाँ पर उपरोक्त में से कौन उच्च ज्वार के फायदे हैं, उच्च ज्वार के फायदे कौन से हैं। तो नौ संचालन, विद्युत उत्पादन और मछली पकड़ना, उपरोक्त सभी यहाँ पर
राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया। देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए ये आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी किनारे में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में। इसलिए यहाँ पर देखिए इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ये सब दिया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत के द्वीपों पर पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका दिया गया है, वैसे तो भारत में भी है, और चूंकि मैंने दक्षिण अमेरिका बताया तो ब्राज़ील भी है। तो इस तरह के प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। और भारत में जो है सबसे बड़ा क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका भूमध्य सागरीय वन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है। वनस्पति की वृद्धि जो है यह तापमान और वर्षा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए एक तरफ जो है वनस्पति दिया गया है और नमी तत्व दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इनको हम लोग मिलान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कौन सा सुमेलित है। तो वन भारी वर्षा, घास स्थल मध्यम वर्षा और झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्र। तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है, नीचे यहाँ से आपको चुन करके बताने हैं। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका बताएंगे। देखिए, मोटी छाल और मोम लेपित पत्ते वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, बताइए। तो देखिए, भूमध्य सागरीय वृक्ष अपने मोटे छालों और मोम लेपित पत्तियों की मदद से शुष्क ग्रीष्मकालीन के लिए खुद को अनुकूलित करते हैं और उन्हें वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। तो बिल्कुल ये सही दिया गया है ना, आपका सही दिया गया है। और शीतोष्ण सदाबहार वनों में फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया भूमध्य सागरीय प्रदेश में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित पर विचार करें और कौन सा इसमें से सुमेलित है यह आपको बताना है। चलिए बताइएगा इसमें से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन देख लीजिएगा इसमें सुमेलित कौन सा है। देखिए, वेल्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्ड जो है ये कहाँ पर है, वेल्ड जो है ये अफ्रीका में, तो ये गलत है। प्रेयरी कहाँ पर है, ये अमेरिका में है, प्रेयरी अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में, ये भी गलत है। पंपास जो है ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है और ये अर्जेंटीना में है। डाउन्स कहाँ पर है, तो ये डाउन्स जो है फ्रेंड्स ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कोई भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी इसमें से सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है, एक दूसरे तक संकेत पहुँचाने की प्रक्रिया है। तो इसमें से संचार होगा। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट पर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किन राज्यों को जोड़ती है। तो ये आपका दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इसको कहा जाता है ऋतु प्रवास, ठीक है ना, ऋतु प्रवास कहा जाता है। सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है यह आपका कौन सा है, सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ पर है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो कि एशिया में है। चलो उसके बाद देखिएगा कि याक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है यातायात के साधन के लिए। तो ये ठंडे इलाकों में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तिब्बत दे रखा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुकूलन यहाँ पर देखिए विचार करें और आदर्श बसाव स्थल के चयन के लिए उपयुक्त में से कौन सी प्राकृतिक दशाएं हैं, ठीक है, आदर्श के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा आदर्श के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। और यहाँ पर तो ये वाला क्रम जो है सही दिया गया है, ये 1 2 3 4 ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से आपको नीचे से राइट आंसर चुन करके बताने हैं। चलिए एक एक करके सब पढ़ेंगे हम लोग। चलिए पढ़िएगा नेक्स्ट जो है इसका आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ से देखिए, एक सघन बस्ती जहाँ भी समतल भूमि उपलब्ध है, पास पास बने आवासों का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। और इस प्रकार की बस्ती ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अति विषम जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट आपका सही है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, देवदार एवं फर किस प्रकार के हैं, किसके प्रकार हैं? तो देवदार और आपके फर जो है ना, ये आपके शंकुधारी पेड़ों में हैं, ठीक है ना, शंकुधारी वृक्ष के। तो यहाँ पर शंकुधारी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अभी मैंने डिस्कशन के दौरान ही बताया था, यह आपका सबसे बड़ी नदी बेसिन पूछना जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर आपका अफ्रीका में नील नदी सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी अमेजन है, ठीक है ना। चलिए, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके सुंदरवन डेल्टा में। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। अमेजन के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? अमेजन के लोगों का मुख्य भोजन जो है ये कसावा है, कसावा, ठीक है ना, याद रखिएगा, कसावा है। यह एक स्टार्च युक्त जड़ वाला भोजन होता है। देखिए, वर्षा वन में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इनमें जो है आपका अनानास, टेपियोका और शकरकंद सब उगाई जाती हैं। चलिए, अमेजन नदी समशीतोष्ण क्षेत्र से होकर के बहती हैं। बताइए सही है या गलत है स्टेटमेंट है? ये आपका गलत दिया गया। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय क्षेत्र से होकर के बहती है और यह पश्चिम में पहाड़ों से निकल करके पूर्व में अटलांटिक महासागर तक पहुँचती है। ये सही दिया गया है। दूसरा सही है, पहला गलत है। यह ब्राजील के भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के एक छोटे भाग से होकर के अपवाहित होती है। ये भी सही है। तो पहला गलत था, दूसरा सही है और तीसरा सही है। सही कौन सा है? तो 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और राइट आंसर आपको यहाँ बताना है। चलिए पढ़िएगा सब कुछ और राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है। बताइए, 10 से 30 डिग्री के बीच है, तो ये 10 से 30 होगा और यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये सही दिया गया है, ठीक है ना, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यह बेसिन स्थित है, तो ये सही दिया गया। तो केवल दूसरा सही है इसमें से ना, ऑप्शन 2। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी है, पटना है, उसके बाद और कौन सा है फ्रेंड्स, बताइए, और कौन सा है? लखनऊ, कलकत्ता, ठीक है ना। कलकत्ता हुगली नदी पर है और हुगली गंगा की ही सहायक नदी है, तो इस चीज़ को यहाँ पर मान करके चला गया उपयुक्त सभी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सहारा राइट आंसर हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? सहारा रेगिस्तान जो है यह कितने देशों से घिरा? तो ये घिरा हुआ है 11 देशों से, ठीक है ना। 4 लीबिया, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को में। तो 11 राइट आंसर हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति तो कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लद्दाख को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है खापा चान के नाम से। इसका मतलब होता है हिम भूमि, ठीक है ना, हिम भूमि। चलो उसके बाद देख लीजिएगा, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं, लद्दाख रेगिस्तान के ये अधिकांश बौद्ध हैं, बौद्ध और मुसलमान यहाँ पर। लद्दाख में हेमिस क्या है? तो हेमिस एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अभी मैंने बताया था, बिल्कुल सही है। और सहारा रेगिस्तान 8 देशों को स्पर्श करता है, नहीं, अभी मैंने बताया था आपको 11 देशों को स्पर्श करता है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा इसमें से सही है? तो केवल एक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है ना। आप पढ़िएगा और देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इसमें से गलत पूछा गया है। 8 नंबर में कौन सा गलत पूछा गया है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से गलत कौन सा है। तो देखिए, इसमें से पहला और तीसरा गलत है, पहला और तीसरा गलत है, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, पूर्वी भाग में है या बृहत हिमालय में स्थित है, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा। और यह वाला आपका सही दिया गया है, गंगोत्री हिमनद लद्दाख में पाया जाता है, नहीं, ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये गलत है। तो पूछा गया गलत, तो पहला और तीसरा राइट आंसर होगा इसका। चलिए, उसके बाद देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सही कथन यहाँ से चुनना है। तो लद्दाख के लोग ज़्यादातर बौद्ध हैं, लद्दाख के लोग ज़्यादातर बौद्ध हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ज़्यादातर बौद्ध और मुसलमान हैं। हेमिस, थिक्से से और लामायूरी यहाँ के प्रसिद्ध मठ हैं, बिल्कुल ये सही दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 2 इसका आंसर दिया गया है कि दूसरा सही है। तो ज़्यादातर आपके बौद्ध और मुसलमान थे।
चलिए उसके बाद देखिएगा आपका सात कक्षा का, अब आपका ये SCRT आ गया, ठीक है ना, SCRT अब आ गया। अब SCRT के हम लोग प्रश्नों को कवर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे क्वेश्चन क्लास 8 के NCERT पर। चलिए प्रश्न है कि नीफे में होता है, नीफे में क्या होता है, नीफे में क्या होता है बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा, नीफे में होता है, बताइए नीफे में क्या होता है, राइट आंसर इसका क्या होगा। सियाल, सीमा, नीफे आपने पढ़ा है ना, तो नीफे में क्या होगा बताइए, राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए आंसर, नीफे में क्या होगा। करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करिए, थोड़ा देर मैं रुक रहा हूं, आप लोग कमेंट करते रहिए आंसर, नीफे में क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा लोहा, ठीक है ना, नीफे निकेल और लोहा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और सियाल में आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा में सिलिकॉन और क्या, मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए उससे भूपटपट्टी के ऊपरी जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, तो ऊपरी हिस्सा जो है ये आपका सियाल, ठीक है ना, सियाल, सीमा, नीफे। कोर है, कोर जो है ये आपका सबसे मतलब निचला भाग है, कोर है, ठीक है ना, कोर राइट आंसर हो जाएगा। भूपरपट्टी, फिर मेंटल और फिर कोर आएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सबसे निचली परत हो जाएगा। पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है, तो इसको मेंटल कहा जाता है, अभी मैंने बताया था। सबसे ऊपर भूपरपट्टी है, ठीक है ना, यानी कि क्रस्ट है, फिर बीच में मेंटल और फिर नीचे कोर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। बेसाल्ट जो है ये किस प्रकार की चट्टान है, तो बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना। बेसाल्ट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना, बहिर्वेदी ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तापमान, ठीक है ना, तापमान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तापमान में परिवर्तन के कारण चट्टानें गर्मी के साथ फैलती हैं और ठंडे के साथ सिकुड़ती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेंधा नमक किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार के चट्टान का। सेंधा नमक जो है ये आपका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अवसादी चट्टान का, ठीक है ना, अवसादी चट्टान का। चलिए अवसादी चट्टान का नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। छोटा नागपुर क्या है, छोटा नागपुर क्या है, तो फ्रेंड्स यह एक पठार है, छोटा नागपुर का पठार आपको भी पता है। भूस्थल पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स इसको अधिकेंद्र कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे कि भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स इसको बांटा गया है 4 जोन में, ठीक है ना, जोन 1, जोन 2, उसके बाद 3, 4, जोन 1 नहीं है, जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है और जोन 5 है, ठीक है ना। चलिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, सबसे ऊपरी परत जो है ना फ्रेंड्स ये आपका कौन सी है, तो ये आपका ऊपरी परत बहिर्मंडल है। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडल दिया गया, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो लगभग 21% है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका 20.99% यहाँ पर दिया गया है, ऑक्सीजन का 78% है लगभग, ठीक है। चलिए पहले कौन सा भाग गर्म होता है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है, तो सबसे पहले पृथ्वी के स्थल की सतह गर्म होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप में उपस्थित ओजोन ग्रह को रहने योग्य बनाता है, जबकि किस परत में उपस्थित ओजोन जलन पैदा करने के रूप में कार्य करता है और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स यह कौन से मंडल में बताइए, समताप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर समताप राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में उपस्थित आपका समताप मंडल तो बिल्कुल है ही, ठीक है ना, और क्षोभ मंडल में यह हानिकारक कारण बनता है, क्षोभ मंडल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्षोभ मंडल में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है, पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा। तो फ्रेंड्स ये आपका 71% लगभग जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया था। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है, तो मुंबई जो है ये अरब सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा इनमें से कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु इसमें से आपका जल है, ठीक है। चलिए पर्यावरण कितने प्रकार का होता है,
पर्यावरण, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की समष्टि एक इकाई है और 3 भागों में बांटा गया, भौतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है आपका वायुमंडल, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण का कारण इसमें से आपका बताइए राइट आंसर क्या होगा जल प्रदूषण का कारण इसमें से? तो देखिए जल प्रदूषण में अपशिष्ट पदार्थ के मिलने से जल प्रदूषित होता है और उर्वरक, कीटनाशक के उपयोग से भी ये सब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे ख्याल से जल में दूषित पदार्थ का मिलाना, ठीक है ना। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए बढ़ती जनसंख्या का कारण हो रहा है, तो वृक्षों की तेजी से कटाई हो रहा है, भवन का भी निर्माण हो रहा है और आधारभूत संरचना का भी निर्माण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है? तो ये डेसिबल में मापा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है? तो लद्दाख में मेनली याक पाया जाता है, ठीक है ना, याक पाया जाता है। चलो उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? भारत और तिब्बत को चांगला दर्रा जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा चांगला दर्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लद्दाख में बहने वाली नदी कौन सी है? लद्दाख में बहती है कौन सी नदी? तो सिंधु सियोक नदी, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। थार का रेगिस्तान जो है ये फैला हुआ है पंजाब राजस्थान में, थार मरुस्थल, ठीक है। चलिए ये रेगिस्तान थार रेगिस्तान जो है ये अरावली श्रृंखला के पश्चिम भाग के राजस्थान के 12 जिलों में शामिल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत तक फैला हुआ है थार। थार प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका संगमरमर और जिप्सम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ये ऊँट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। चलिए उसके बाद देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था 22 मार्च के दिन, जिस दिन जल दिवस मनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी हुई है, तो फ्रेंड्स ये आपकी जुड़ी हुई है मिथिला क्षेत्र से, ठीक है ना, मिथिला क्षेत्र से मधुबनी जुड़ी हुई है। जमालपुर में अवस्थित क्या है? जमालपुर में आपका रेलवे कारखाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन कौन सी है? वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली जो पवन है वो कौन सी हैं? यह अस्थायी पवन है, ठीक है। जलवाष्प का जल रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको संघनन कहा जाता है, इसको संघनन कहा जाता है। कैटरीना क्या है? कैटरीना हरिकेन है ये, ठीक है ना, यह एक चक्रवात है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2010 में भारत में कितने चक्रवात आए? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो क्लास 8 का एनसीईआरटी है उसको पहले कवर करते हैं, फिर हम लोग क्लास 8 के बाद हम लोग उसके बाद क्लास 8 के एससीईआरटी को कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। पहला अध्याय देखिएगा कि वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो उसको क्या कहा जाता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए प्रौद्योगिकी संस्थान है, प्रौद्योगिकी संस्थान मानव निर्मित है। यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन होते हैं। प्रौद्योगिकी संसाधन, संस्थान नहीं संसाधन, ठीक है ना, गलत मैंने पढ़ दिया था, ये आपके मानव निर्मित हैं, ठीक है ना। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है नवीकरणीय कहा जाता है, ठीक है ना, रिन्यूएबल कहा जाता है। चलिए रिन्यूएबल में अगर हम बात करते हैं तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये सब आते हैं। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसमें से आप देख सकते हैं कोयला नहीं है, ठीक है ना, कोयला इसमें से आपका नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संसाधन कहते हैं। निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं संसाधन, न यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है? स्थानिक संसाधन कहा जाता है, स्थानिक संसाधन। निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जल जो है ये एक स्थानिक संसाधन नहीं है, यह एक अक्षय संसाधन होता है और इसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से
प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको पेटेंट कहा जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहा जाता है? दबी हुई धूप कहा जाता है किसको? तो फ्रेंड्स, ये कोयला को कहा जाता है। ठीक है ना, कोयला को कहा जाता है दबी हुई धूप। चलिए, कोयला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, ये पाई जाती है कहाँ पर? तो ये पाई जाती हैं आपकी कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में। ठीक है ना, खंभात की खाड़ी में, गुजरात में खंभात में। चलिए, तो यहाँ पर देखिए खंभात की खाड़ी हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। ठीक है ना, राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। चलिए, बताइए इसमें से करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर चुन करके आपको बताना है। देखिए, नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो जल्दी से नवीकृत या पुनः पूर्ति कर लिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और सभी नवीकरणीय संसाधन मानव गतिविधियों द्वारा असीमित और अप्रभावित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा इसमें से सही है, तो केवल एक जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें और कौन सा इसमें गैर नवीकरणीय संसाधन है? कौन सा इसमें से गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो यहाँ पर देखिए कोल हो जाएगा, उसके बाद आपका पेट्रोलियम हो जाएगा और प्राकृतिक गैस हो जाएगा। तो दो ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, और यहाँ से सही कथन आपको चुन करके बताना है। ठीक है ना। चलिए, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। तो देखिए, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है, सतत विकास नहीं कहलाता है। भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। भविष्य के लिए उन्हें संरक्षित करना, आवश्यकता को संतुलित करने को अस्थायी विकास कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, तो न तो 1 न तो 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व वन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 21 मार्च के दिन। ठीक है। झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला हुआ है? तो ये झारखंड पर पिछले बार जो वन रिपोर्ट आया था उसके अनुसार 29.76%। तो यहाँ पर देखिए 29% लगभग दिया गया है। बिहार में मैंने आपको बता ही दिया 7.84%। उसके बाद देखिए अलवन जल पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है अलवन? तो फ्रेंड्स, ये आपका 2.5% है। कितना है? 2.5% है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, माना अलवन यानी कि मीठा पानी है 2.5%। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है? रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है और इसमें कपास की खेती होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड के किस जिला में है? तो बेतला याद रखिएगा ये झारखंड में है और ये झारखंड के लातेहार में है। ठीक है। चलिए, मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं? मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं बताइए? तो जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। ठीक है ना। और मृदा के विकास में जो संलग्न विभिन्न जल अवायवीय तत्व हैं, जैसे कि आपका वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता, ठीक है, या आर्द्रता, तापकरण, ये सब भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपका जलवायु राइट आंसर होगा। मृदा संरक्षण की विधियाँ कौन सी हैं? मृदा संरक्षण की विधियाँ इनमें से कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका समुच्च रेखीय जुताई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। समुच्च रेखीय जुताई मृदा के संरक्षण का एक आपका तरीका है और यह इसकी ऊंचाई के अनुरूप समुच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए ढलान के अनुदिश रोपण की एक कृषि पद्धति है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसको इसलिए कहा जाता है नीला ग्रह, इसका कारण क्या है? नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर लगभग जो है मतलब इसका ज़्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिएगा कि 2/3 हिस्सा इसका आपका ढका हुआ है। चलिए, उसके बाद देखिए विश्व की कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? विश्व की पूछा गया है। तो आपका विश्व की लगभग 11% भूमि। ठीक है ना। चलिए, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कैसी मृदा पाई जाती है? तो वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, लेटराइट मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि समझ रखिए रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही दिया गया है? सही दिया गया है इसमें से कौन सा? बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सही कौन सा दिया गया है,
तो आप पहले सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और मैं आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर, पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई, ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं? 8 प्रकार की मृदाएं हैं, और जिनकी उर्वरक क्षमता अलग अलग होती है, उर्वरता, ठीक है ना। और इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, उसके बाद मरु या शुष्क मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी और पीट मिट्टी शामिल है। तो यहाँ पर देखिए 8 प्रकार की होती हैं। चलिए, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो रेशम जो है यह प्राप्त होता है आपका सहतूत के पेड़ से, ठीक है ना। सहतूत के वृक्ष पर पाला जाता है रेशम का कीट, वहीं से ये आपका प्राप्त होता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अनावृत, देखिए अनावृत चट्टानों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका अपक्षय कहलाता है, ठीक है ना, अपक्षय कहलाता है। निम्नलिखित पर विचार करें और यहाँ से देखिए उपयुक्त में से बताना है, उपयुक्त क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कम आबादी वाला है। इसमें से कम आबादी वाला कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें से कम आबादी वाला जो है ना, ये आपका हो जाएगा पहाड़ की खड़ी ढलान, उसके बाद रेगिस्तान इलाके और आपका घने जंगल वाले क्षेत्र, ये आपके कम मतलब आबादी वाले हैं। नदी घाटी में तो लोग रहते ही हैं, खेती वगैरह वहाँ पर होता है। तो 1, 2, 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें, और आपको यहाँ पर पूछा गया है कि पूरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा इसमें से भूस्खलन के अल्पीकरण में मदद करता है, ठीक है, अल्पीकरण में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो जोखिम मानचित्रण और प्रतिधारित दीवार का निर्माण, और यहाँ पर जो आपका तीसरा दिया गया वनस्पति में वृद्धि, ये आपका करता है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से आपको सही आंसर चुन करके बताना है, ठीक है ना। सही आंसर इसमें से आपको चुन करके बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल जैवमंडल पर पाए जाते हैं। सही है, जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। बिल्कुल सही दिया गया है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? तो फ्रेंड्स इसको निकाला जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा? उत्खनन के द्वारा, ठीक है ना, उत्खनन के द्वारा सतह के निकट। देखिए धात्विक खनिज किस शैल में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज जो है ये आग्नेय और कायांतरित दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया है। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान मेनली जो होते हैं ये कितने प्रकार के हैं? तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके 3 प्रकार के हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। खनिज निम्न में से किस संसाधन का उदाहरण है? खनिज निम्न में से किस संसाधन का उदाहरण है? तो खनिज जो है ये अनवीकरणीय है, ठीक है ना, अनवीकरणीय है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका अनवीकरणीय हो जाएगा। अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आता है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज जो है ये फ्रेंड्स मेनली कोयला के लिए फेमस है। झरिया, धनबाद और बोकारो किस राज्य में स्थित है? झरिया, धनबाद और बोकारो ये आपके झारखंड में है, ठीक है ना, याद रखेंगे झारखंड में है। तो यहाँ पर झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम तथा इससे उत्पन्न होने वाले उत्पादों को क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है काला सोना। चलिए, खाली स्थान दिया गया है, एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैल। सैल खनिज जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरा हो जाएगा अभ्रक। खाली स्थान दिया गया खनिजों का उदाहरण है। तो अभ्रक जो है ना यह आपका अधात्विक खनिज होता है, और यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त गुणों में से कौन सा खनिज का प्रकार निर्धारित करता है? बताइए। तो ये सभी करता है रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण, सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही कथन है? दोनों कथन को पढ़िए और सही कथन बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन जो हैं ये आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों सही दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख लीजिएगा तो आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद इसको पढ़ना है और उपयुक्त खनिज पूछा गया है कि किस में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका
यहाँ पर देखिए कि उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में कॉपर और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल और क्रोमाइट और प्लेटिनम उपर्युक्त खनिज जो है पाए जाते हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आग्नेय और कायांतरित सेल, आग्नेय और कायांतरित सेल, ठीक है ना, आग्नेय और कायांतरित सेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम को। चलिए अब देखिए सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है। सेरीकल्चर, बताइए राइट आंसर क्या होगा सेरीकल्चर। तो ये आपकी है रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, अंगूर का पालन विटीकल्चर कहलाता है और मत्स्य पालन ये आपका पीसी कल्चर कहलाता है, ठीक है ना, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। चलिए जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, वाणिज्यिक कृषि इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है वाणिज्यिक कृषि, ठीक है ना। चलिए भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो ये आपकी लगभग 58%, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से आपका पूछा गया है कि सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है ना। चलिए सही विकल्प का इसमें से चुनाव करना है, सभी पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ सीधे A B C, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा इसका केवल A सही है, केवल A सही है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, प्राथमिक गतिविधियाँ में। और इसमें आपकी और उसके बाद देखिए बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीयक जो है ये आपके उत्पादन में शामिल है। तो ये आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तृतीयक गतिविधि में है, ठीक है ना, तो ये इसलिए गलत है। और तृतीयक गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, उत्पादन और विनिमय दोनों से संबंधित है, ठीक है ना, तो ये आपका गलत है, इसलिए पहला सही है। हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर सब्जी की खेती जो होती है ना उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तृतीयक क्रियाएं में कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग, व्यापार, बीमा। चलिए स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो ये बागवानी है, ठीक है ना, बागवानी और शहद से। हरित क्रांति खाद्यान्न से है, श्वेत क्रांति दूध से है, ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। मिट्टी और जलवायु के अनुकूल स्थलाकृति किसके लिए महत्वपूर्ण है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कृषि गतिविधि के लिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीसी कल्चर संबंधित, मैंने बताया था पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, ठीक है ना, पीसी कल्चर मछली पालन से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कृषि परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की कृषि करते हैं। तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है तब तो ये निर्वाह कृषि होगा। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें और पूछा गया है कि कौन सी प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें से कोई भी राइट आंसर यहाँ पर नहीं होगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर होगा, कोई नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए प्राथमिक क्रिया में अगर बात करें तो कृषि, मत्स्य पालन ये सब आता है, ठीक है ना। चलिए कपड़े की बुनाई, डबल रोटी, इस्पात निर्माण ये सब आपका, रोटी सेकना ये सब आपका सेकेंडरी में आएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विटीकल्चर गिद्धों का प्रजनन गलत है। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन ये आपका मेरे ख्याल से दूसरा सही है। पिसीकल्चर मछली पालन। हॉर्टिकल्चर, एक मिनट देख लेते हैं पूछा क्या गया है। सही ढंग से इसमें सुमेलित कौन सा है, ठीक है ना, सही ढंग से सुमेलित जो है ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया विटीकल्चर अंगूर की खेती होता है, तो ये गलत है, बाकी ये आपके सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हरियाणा का कौन सा उद्योग साइबर सिटी कहलाता है, कौन सा शहर, शहर तो ये आपका गुरुग्राम है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मत्स्य तेल निर्माण खाली स्थान दिया का आधारित उद्योग है। तो फ्रेंड्स ये आपका समुद्र हो जाएगा ना। चलिए उद्योगों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उद्योगों को आकार, कच्चा माल और स्वामित्व के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिएगा खाद्य संसाधन डैश आधारित उद्योग हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कृषि आधारित है। प्राकृतिक रेशे कौन कौन है, प्राकृतिक रेशा इसमें से पूछा गया है।
तो ऊन, सिल्क, कपास ये सभी हैं, इसीलिए यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड्स यह स्थापित की गई थी बम्बई में। बम्बई में यह स्थापित की गई थी, ठीक है ना, 1854 में, ध्यान रखेंगे। अहमदाबाद जो है ये किस नदी के तट पर है? अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आधारित उद्योग है? तो इसमें से आपका रेसा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यह एक रसायन आधारित उद्योग है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लोहा इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा इसमें से जो है उपयुक्त कारकों में से कौन सा उद्योग का हिस्सा है? उद्योग का हिस्सा है। तो वस्तु का उत्पादन, खनिज का निष्कर्षण, सेवाओं की व्यवस्था, ये सभी हैं। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। पढ़िए, दोनों कथन को एक एक करके पढ़िए, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, इस्पात को आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, आसानी से काटा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसे तार बनाया जा सकता है, ये आपका सही है, ठीक है ना। एल्युमिनियम, निकेल और तांबे जैसे अन्य धातु है, थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर के मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये दोनों सही दिया गया है, ठीक है ना। तो आपका 12 का राइट आंसर क्या है देखते हैं। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। टेक्सटाइल शब्द लैटिन भाषा के टेक्सियर से लिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है आपका लैटिन शब्द टेक्सियर से लिया गया है, सही है, जिसका अर्थ होता है बुनाई करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, प्राकृतिक रेशे ऊन, रेशम, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होते हैं, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। और मानव निर्मित रेशा नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन, ये सब होता है, तो ये दोनों सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों को क्या बढ़ाने के लिए किया हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपका कौशल बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, जीवन में भारत में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो ये 67.2 वर्ष, ये कहीं कहीं आपको भिन्न भिन्न मिलेगा। जनसंख्या पिरामिड पूछा गया है क्या है? तो जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है यह, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। 2015 राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर इसमें से सभी हो जाएगा, स्थलाकृति, जलवायु और मृदा। भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको जन्म दर कहा जाता है, ठीक है ना, जन्म दर कहा जाता है। निम्नलिखित कथन पर से विचार करना है और यहाँ से आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। चलिए, कौन सा सही है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, सही है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में, ये भी सही है, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिएगा, अगला आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और यूरोप में रहते हैं। बताइए ये वाला सही है या गलत? तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो 3/4 लोग ये 2 द्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके एशिया और अफ्रीका होना चाहिए था, तो ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कौन सा है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें मृत्यु दर कम होती है और आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा होता है, सही है। यह जापान के लिए पिरामिड का दृष्टिगोचर होता है, यह आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना, यह आपका गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला सही है और इस स्थिति को केनिया के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका गलत है, जापान का नहीं। तो इस तरह से केवल एक यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आ गया आपका NCERT खत्म हो गया, अब SCERT आ गया क्लास 8 का,
ठीक है ना। अब आ गया SCRT, फटाफट इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ह्यूमस क्या है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस क्या है फ्रेंड्स? तो सड़े गले पदार्थों का अवशेष है ह्यूमस, ठीक है ना। याद रखिएगा, जैविक खाद ह्यूमस एक जैविक खाद से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो अपनी मूल अवस्था में किसी भी प्रकार की मिट्टी के प्राकृतिक रूप से बनता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि उर्वरता के आधार पर मिट्टी के प्रकार हैं। तो उर्वरता के आधार पर मिट्टी के जो प्रकार हैं ना, ये आपके दो हैं, ठीक है। एक उर्वर है और एक ऊसर है, यानी कि बंजर मिट्टी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नई मिट्टी को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी को बांगर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका खादर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में अधिकतम 1% वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम 1% जब पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आपका मिजोरम होगा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, भूजल तालिका में वृद्धि, वृद्धि नहीं होगा, ये आपका गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है? तो फ्रेंड्स 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 100 से 200 सेंटीमीटर याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि लौह युक्त खनिज कौन सा है? इसमें से लौह युक्त खनिज जो है ये मैग्नीज है। अलौह खनिज कौन सा है? इसमें से अलौह खनिज। तो फ्रेंड्स इसमें से सभी हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? तो ये चाइना है। उसके बाद देख लीजिएगा कि लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा प्रतिशत कितनी है? बताइए, लिग्नाइट में करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये 30%, ठीक है ना, 30% राइट आंसर होगा। कोरबा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में है? 30 से 40% होती है लिग्नाइट में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 30 से 40%। तो कोरबा जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राइट आंसर होगा। चलिए, गहन खेती से तात्पर्य क्या है? गहन खेती से क्या तात्पर्य है बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? गहन खेती से एक साथ कई फसलों को लगाना, ठीक है ना, ये गहन की खेती है, याद रखिएगा। चलिए, किसान साधारण औजारों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से भूखंड पर खेती करता है। गहन कृषि में कम जमीन पर काफ़ी फसलें उगाई जा सकती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन के लिए तापमान चाहिए। तो फ्रेंड्स ये 20 से 30 डिग्री का तापमान चाहिए, ठीक है ना, 20 से 30 डिग्री ध्यान रखेंगे। चलिए, और 35 से ऊपर का जो तापमान होता है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का, वो इसके लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर हम लोग 20 से 30 जा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से एक ऐसी भूसंपत्ति जहाँ बिक्री के लिए नगदी फसल उगाई जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसको बागानी खेती कहा जाता है, ठीक है ना, उसको बागानी कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? उद्योग जो है ना, यह आपकी आर्थिक गतिविधि से संबंधित है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भूमिका के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उद्योगों को दो भाग में बांटा गया है। एक आधारभूत उद्योग है, ठीक है ना, और दूसरा उपभोक्ता उद्योग है। आधारभूत उपभोग उद्योग और उपभोक्ता उद्योग, तो ये दो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद एक मिनट रुक जाइए, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, भूमिका के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भूमिका के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पूंजी निवेश के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो ये बृहद उद्योग है, मध्यम उद्योग है, लघु उद्योग है और कुटीर उद्योग है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बर्नपुर लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बर्नपुर जो है ना, ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में है बर्नपुर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना था? राउरकेला उड़ीसा में है और यह बना था किसके तो ये याद रखेंगे, यह बना था आपके जर्मनी के सहयोग से, ठीक है ना, जर्मनी के सहयोग से। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बोकारो स्टील प्लांट संयंत्र की स्थापना पूछा गया है। तो इसकी स्थापना, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसको कताई कहा जाता है, ठीक है ना, इसको कताई कहा जाता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिल्क का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। नेक्स्ट देखिए, देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ पर लगाई गई थी? तो 1854 में ये लगाई गई थी। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना हुई थी। कावासाजी नाना भाई डाबर ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बम्बई हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? चैप्टर का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है आपका क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। तो ये आपका वायरलेस फिडेलिटी होगा। उसके बाद जीपीएस का फुल फॉर्म, तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के नाम से, ठीक है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के नाम से। उसके बाद देखिए एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत कब की गई थी? तो 2002 में की गई थी। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है फ्रेंड्स यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए भारत में व्यवस्थित जनगणना कब शुरू हुई थी? वैसे 1872 में की गई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये शिवहर है, ठीक है ना, शिवहर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, आज ही मैंने बिहार स्पेशल में ये कराया हुआ है, ठीक है ना, पूर्णिया। चलो उसके बाद देखिएगा कि टैगा वन निम्नलिखित में से किस देश में है टैगा वन पाया जाता है? तो देखिए टैगा वन जो पाया जाता है ना, ये आपके रूस में पाया जाता है, ठीक है ना। टैगा वन साइबेरिया में सबसे बड़ा वन है। तो ये कनाडा और अलास्का के अधिकांश क्षेत्रों को घेरता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका रसिया राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी लिपि क्या है? भारत की सबसे पुरानी लिपि ये ब्राह्मी लिपि है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है। तो ये आपका पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर एशिया किस देश का भौगोलिक क्षेत्र है? उत्तर एशिया किस देश का भौगोलिक क्षेत्र है, बताइए। उत्तर एशिया या उत्तरी एशिया, जिसको कि साइबेरिया भी कहा जाता है, एशिया का उत्तरी क्षेत्र है जो भौगोलिक दृष्टि से परिभाषित है और रूस के एशियाई भाग के साथ व्यापक रूप से ये संबद्ध है, ठीक है। संसार का छत किसको कहा जाता है? तो ये आपके पामीर के पठार को, तिब्बत के पठार को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेखा ग्राफ में क्या दर्शाया जा सकता है? रेखा ग्राफ में क्या दर्शाया जा सकता है? तो तापमान, जनसंख्या वृद्धि और मृत्यु दर सभी को इसमें दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दंड आरेख को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? दंड आरेख को अथवा बार चार्ट को, ठीक है ना, इसको एकविम आरेख जो है, इसको एकविम आरेख है या एक प्रमुख है, और इसमें से आपका आयताकार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वृत्त आरेख को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स वृत्ताकार आरेख कितने प्रकार के होते हैं? आरेख कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स ये 3 प्रकार के होते हैं, एक बीमीय आरेख, द्विबीमीय आरेख और त्रिबीमीय आरेख, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स ये आपका क्लास 6 to 8 SCRT NCERT मैंने कंप्लीट करा दिया और ज्योग्राफी कंप्लीट कराया, हिस्ट्री भी हो गया है। नेक्स्ट हमारा होगा आपका नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, इसको कल कंप्लीट करा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर